अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पढ़े, दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने कल इसमें जो है वो मलेरिया का पढ़ा कि किस तरह से मलेरिया को उन्होंने बाय रिपीटेड एक्सपोजर्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये प्रूव किया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से बनता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है? मॉस्किटो से आ रहा है। ओके, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अभी एक्चुअली में होता क्या, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया। थ्योरी क्या होती है? रिटन फॉर्म, लॉ और प्रिंसिपल, मतलब कानून कोई बन जाता है वो। अब थ्योरी कैसे बनती है? आप देखेंगे जिस तरह हमने मलेरिया का देखा था, डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए। उन्हें ये तो पहले पता चल गया था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने बार बार इसके एक्सपेरिमेंट किए कि ये प्रूव करने के लिए कि वाकया ही मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो जब कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उस पर बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाएं, कोई भी हाइपोथेसिस हो, उसे बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाएं उसको प्रूव करने के लिए, उसको डिसप्रूव करने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिले, उसके रिजल्ट सेम ही रहे जैसा पहली दफा आया था वैसे ही उसका हर दफा रिजल्ट आए, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। मतलब कि ये एक कह लो कि सब उसको मानते हैं कि वाकया ही ये ठीक है। समझ आ गई? अब क्या होता है, अब थ्योरी जब बन जाती है, फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट? ये देखते हैं कि ये तो एक थ्योरी बन गई है, फिर भी वो उसमें से कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि हम इसको डिसप्रूव कर दें। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं थ्योरी को बाय एक्सपेरिमेंट्स, बाय क्वेश्चनिंग के अगर इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ये हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब वो थ्योरी जो बन जाती है उसको बार बार कहने की उसको एक किस्म का चैलेंज करती है। लेकिन अगर थ्योरी भी सारे अप्रोचेस से या सारे चैलेंजेस से जो है वो आगे निकल जाए, तो वो एक प्रिंसिपल बन जाती है। समझ आ गई आपके यहाँ तक कि सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आती है, उसके बाद आता है लॉ, और लॉ के बाद क्या आता है? प्रिंसिपल। या लॉ और प्रिंसिपल दोनों एक ही चीज भी हो सकती है। ओके, तो दोबारा हम देख लेते हैं कि हमने आज अभी क्या देखा अभी तक। तो थ्योरी हमने यहाँ पे थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल देखा। हमने ये देखा कि जब कोई भी हाइपोथेसिस पे बार बार टेस्ट किए जाएं और वो जो है वो रिजेक्ट ना हो, उसके रिजल्ट सेम ही रहे, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। और जब भी उस थ्योरी पे बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाएं, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोशिश की जाए, एक्सपेरिमेंट की जाए, क्वेश्चनिंग किए जाए, लेकिन उसमें चेंजेस ना आए, तो वो एक लॉ या एक प्रिंसिपल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब डेटा क्या होता है? डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? अब देखेंगे जब एक स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज वाले उससे उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका नाम, उसके फादर नेम, उसका जो है वो मोबाइल नंबर, CNIC नंबर या कहने के बेफॉर्म नंबर, उसका होम एड्रेस, उसका जो है वो परमानेंट एड्रेस, उसका टेम्परेरी एड्रेस, उसका जो है वो जगह मालूम करते हैं किस जगह से आ रहा है, क्या कर रहा है, उसका नेम, डेट, बायोडाटा, मतलब उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी वो देखते हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन, जितने भी हम इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में कलेक्ट करें, उसको उसका डाटा कहते हैं। अब डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है। पहले सबसे पहले डाटा को हम कलेक्ट करेंगे तो ही उसको ऑर्गेनाइज एनालाइज करेंगे। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, उनका डाटा वो ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, उनका डाटा वो टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और मैप्स के थ्रू भी जो है वो इसको शो कर सकते हैं। मतलब कि डाटा सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है उन्होंने, ये स्टेप ये अभी जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारे पास डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस क्या होता है कि हमने डाटा को इकट्ठा तो कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज तो कर लिया, हमने इसको एनालाइज करना है। एनालाइज डाटा को जब करते हैं तो हम इसमें स्टैटिस्टिकल रूल्स अप्लाई करते हैं। समझ आ रही है ना? तो जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हम उसमें स्टैटिस्टिकल रूल्स अप्लाई करते हैं। किस तरह से अप्लाई करते हैं?
हम उसमें जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन के रूल अप्लाई करते हैं। अब रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है दो चीजों के दरमियान जो है जो ताल्लुक होता है एक दूसरे का। जैसे अगर हम कहें ए रेशियो बी, हम इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, हम इसको जो है वो डिवाइड की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, हम इसको सेमीकोलन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये एक होती है रेशियो कि दो चीजों के दरमियान हमने ताल्लुक बताना है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। समझ आ गई? अगर हम बात करें कि हमारे पास जो थे, अब अगर हम रेशियो की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम इसको कह लेते हैं ये हेल्दी पेशेंट है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ गए मलेरिया पेशेंट। अगर आपने मलेरिया वाली वीडियो नहीं देखी तो आप बेल के जो वीडियो के स्टार्ट पे आइकन शो हो रहा है, आप वहां पे क्लिक करके पिछली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आपने पिछला पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, मलेरिया का टॉपिक नहीं पढ़ा, या आपने बायोलॉजिकल मेथड्स नहीं पढ़े, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो देखें, फिर ही आपको समझ आएगी। ओके, हम हेल्दी पेशेंट को नाम दे लेते हैं ए का, मलेरियल पेशेंट्स को नाम दे लेते हैं बी का। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास हेल्दी पेशेंट्स हैं वो हमारे पास है 50, और जो मलेरियल है वो हमारे पास है 150। अगर हम इनकी रेशियो बनाएं तो क्या करेंगे? 51 द 50, 53 द 150, तो क्या आएगी इसकी रेशियो? 1:3। मतलब कि ये हमारी रेशियो आएगी कि एक जो है हेल्दी पेशेंट है और जो मलेरियल पेशेंट्स हैं वो हेल्दी पेशेंट से 3 गुना ज्यादा है। समझ आ गई ना यहाँ तक? ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है हमने दो रेशो को ज्वाइन करना है। ए रेशो बी है, हमने इसको बाय इक्वालिटी साइन ज्वाइन करना है। हम रेशो को प्रोपोर्शन को ज्वाइन करने का या प्रोपोर्शन को शो करने का एक और तरीका है, वो हमारे पास ये देखिए, ए रेशो बी एंड रेशो प्रोपोर्शन सी रेशो डी। समझ आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज है ना। जब हमारे पास प्रोपोर्शन वाला सिस्टम आता है तो हमारे पास 3 वैल्यूज अगर गिवन हो तो हम चौथी वैल्यू की चौथी जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो ये बात कर रहा है, उसने जो है वो 100 मॉस्किटोज 100 जो मॉस्किटोज है 100 स्पैरोज को मॉस्किटो से बाइट करवाया, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि 100 में से कितनी स्पैरो में जो है वो स्लाइवा गया। अब अगर हम इसकी जो है वो रेशियो बनाएं इस तरह से कि हम पहले में देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 100 स्पैरोज है, उसको बाइट करवाया, लेकिन कितने इन्फेक्ट हुए हमें नहीं पता चला। दूसरी रेशियो में अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है वो 20 स्पैरोज हैं, 20 स्पैरोज को जब हमने बाइट करवाया तो 14 स्पैरो में जो है वो प्लाज्मोडियम फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए 4 वैल्यूज आ गई है ना। हमने इनको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है यहाँ देखते हैं हम लोग। हम इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी में देखें तो हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। समझ आ गई? तो आप देखेंगे जब आपने मैथ में भी ये किया होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मीन को मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से और इक्वल करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 14। 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा 100 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 2 1 2 2 7 14 7 10 70। तो हमारे पास ये पता चल रहा है हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी एक्स की वैल्यू, मतलब जिसमें हमें ये नहीं पता था कि 100 में से कितनी स्पैरोज इन्फेक्ट हुई है, तो वो हमारे पास 70। अब यह देखेंगे हमारे पास तो 3 वैल्यूज गिवन थी, लेकिन उन 3 वैल्यूज की हेल्प से हमने एक 4th वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो यही होता है रेशियो प्रोपोर्शन के। हमने इसी तरह से डाटा को एनालाइज करना है। जब एक डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसको लास्ट पे उसका जो स्टेप होता है उसमें उसको एनालाइज करना है। हमने ये देखना है कि क्या रिजल्ट्स आए हैं हमारे, कितने रिजल्ट्स हमारे ठीक है, कितने रिजल्ट हमारे
गलत है। तो यहाँ तक हमने बायोलॉजिकल मेथड्स को देखा। हमने सबसे पहले लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड्स को पढ़ा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पढ़ा, उसमें फिर हमने उसके मेथड्स के स्टेप पढ़े कि किस किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई। उसके बाद हमने जो है वो मलेरिया का पढ़ा कि किस तरह से मलेरिया कॉज हुआ, उसका जो है कि कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने मलेरिया को जो प्रूव करने में कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, इसमें हेल्प की। उसके बाद हमने थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल पढ़ा, और लास्ट पे आज हमने पढ़ा डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आप आई होप आपको पूरी वीडियो की पूरे चैप्टर की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।